हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन पेपर थर्ड में जो आपके 65 नंबर की यूनिट है, इसका बहुत फास्ट एंड सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। आपको अभी कुछ लिखना नहीं है और ना कुछ स्पेशल करना, केवल ईयरफोन लगाने और क्लास को सुनते जाना है। सुनने से कई सारी चीज़ें लास्ट टाइम में याद रह जाती हैं। बेसिकली प्रयास करेंगे कि आपको जो 11 आपके यूनिट टॉपिक लिखे हुए हैं सिलेबस में, 11 यूनिट हैं आपके, उसमें से जो पब्लिक एड वाली यूनिट है उनका कंप्लीट अभी रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होगा ही कि आपके 11 यूनिट हैं सिलेबस में। इसमें यूनिट नंबर 1 से शुरू करते हैं, जिसका नंबर फर्स्ट है। और इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, लोक प्रशासन का महत्व क्या है, विकसित एवं विकासशील जो समाज है उसमें लोक प्रशासन की भूमिका क्या है, लोक प्रशासन का एक अध्ययन के रूप में किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, और लोक प्रशासन जो है ये इसके अध्ययन के अधिगम कौन कौन से हैं। ऐसा करके ये आपके यूनिट में 5-6 टॉपिक लिखे हुए हैं यूनिट नंबर 1 में। इसमें सबसे पहला जानेंगे प्रशासन के बारे में, फिर जानेंगे लोक प्रशासन के बारे में, फिर इसकी प्रकृति, इसका महत्व, इसका डेवलपमेंट, ऐसा कुछ करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रशासन की। देखिए, प्रशासन का जो अर्थ है वो दो प्रकार से देखा जा सकता है। एक प्रशासन का अंग्रेजी का अर्थ और एक प्रशासन का हिंदी का अर्थ। तो अगर प्रशासन का इंग्लिश की बात करें तो जिस एग्जाम की आज तैयारी कर रहे हैं आप, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो प्रशासन का जो इंग्लिश का अर्थ होगा वो होगा एड प्लस मिनिस्टेरियल शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है चीज़ों को व्यवस्थित करना, देखभाल करना और सेवा करना। ठीक ऐसे ही बहुत सारे व्यक्ति हों, विभिन्न व्यक्ति हों, उनका सामूहिक प्रयास हो और सम्मान उद्देश्य हो, ये प्रशासन कहलाता है। 3 कीवर्ड आएंगे यहाँ पे। सबसे पहले बहुत सारे व्यक्ति हों, मतलब विभिन्न व्यक्ति सम्मान उद्देश्य और सामूहिक प्रयास, इसका नाम प्रशासन है। तो आपको ये 3 कीवर्ड आपको परीक्षा में लिख के आने हैं। सब प्रशासन की परिभाषा आपसे पूछे तो विभिन्न व्यक्ति, सम्मान उद्देश्य और सामूहिक प्रयास करेंगे, इसे प्रशासन कहते हैं। प्रशासन अंग्रेजी का एडमिनिस्ट्रेशन शब्द जो लैटिन भाषा के एडमिनिस्टेरियल शब्द से बना है, और इसका मतलब होता है व्यवस्थित करना, देखभाल करना, सेवा करना, टू सर्व, टू केयर। ठीक है। और अगर हिंदी का देखें तो इसका मतलब होता है प्र प्लस शासन। ये अगर देखें तो संस्कृत का जो शब्द है प्रशासन, इसमें प्र और शासन से अगर मिलके बनाएं इसको, तो इसका मतलब होता है उत्कृष्ट तरीके से शासन करना प्रशासन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विशेषता में जाने तो प्रशासन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। आपको पता है कि मान लो आपको प्रशासन की विशेषता पूछ ले कि साहब प्रशासन की विशेषताएं बताइए, क्या क्या विशेषताएं होंगी, तो आपको फिर वहां पे ध्यान रखना है कि साहब प्रशासन की विशेषता में अगर आप जाएं तो आप बता देंगे कि साहब प्रशासन है सार्वभौमिक है, हर जगह अवेलेबल है, चाहे आप घर पे जाएं, चाहे आप ऑफिस में जाएं, पब्लिक लाइफ में जाएं, प्राइवेट लाइफ में जाएं, हर जगह प्रशासन है। दूसरा, प्रशासन कोई छोटे संगठन के लिए नहीं होता, ये बड़े संगठन के लिए होता है। वो छोटा संगठन उसका कोई प्रशासन नहीं होता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है लोक प्रशासन और एक होता है निजी प्रशासन। यहां से अपना टॉपिक निकल कर आ जाएगा निजी प्रशासन। मान लो आपको पूछे कि साहब रैंडम की प्रशासन की कोई 2 विशेषता लिखो, तो आप पहली बता देंगे ये सार्वभौमिक है, हर जगह अवेलेबल है, बड़े संगठन के लिए है, और 2 प्रकार का होता है, लोक और निजी। क्लियर हो गया। और अपने सिलेबस में लोक प्रशासन लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको जानना लोक और प्रशासन। बस एक लाइन यहां पे याद रखेंगे, लोक का मतलब जनता नहीं होता है, यहां पे लोक का मतलब सरकार है, बस इतना याद रखने। सरकार, इसका मतलब सरकार के स्तर पर विभिन्न व्यक्ति, सम्मान उद्देश्य और सामूहिक प्रयास किए जाएं, इसी का नाम लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। बात समझ में आ गया। तो प्रशासन के बारे में जान लिया। प्रशासन की विशेषता 3 याद रखेंगे, बड़े संगठन के लिए सार्वभौमिक प्रक्रिया है और 2 प्रकार का होता है, निजी और लोक। लोक का मतलब यहां पे क्या है, सरकार, तो सरकारी प्रशासन की बात करते हैं, लोक प्रशासन। अब आपके सिलेबस में पहले तो अर्थ लिखा हुआ, जिसको तो अपन ने जान लिया। अब लिखा हुआ आपके प्रकृति, नेचर। देखिए, लोक प्रशासन की प्रकृति और प्रशासन की प्रकृति दोनों की सेम ही है।
अगर आपको चाहे तो प्रशासन की प्रकृति लिखवाए परीक्षा में, चाहे आपको लोक प्रशासन की प्रकृति लिखाए, दोनों का उत्तर सेम करके आना है। इसका मतलब मैं ये लिखूं कि प्रकृति किस किस की, लोक प्रशासन की प्रकृति पूछे या आप प्रशासन की प्रकृति पूछे, बोथ आर सिमिलर, दोनों समान है। लोक प्रशासन की अगर प्रकृति पूछता तो आपको ध्यान रखना है साहब दो प्रकार की है, प्रशासन की पूछता तो भी दो प्रकार की, और कुछ दृष्टिकोण में डिवाइड करके देख लेंगे। एक है एकीकृत दृष्टिकोण और एक है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। प्रबंधकीय सेम बात, एकीकृत दृष्टिकोण और प्रबंधकीय दृष्टिकोण वो एक ही पूछेगा, चाहे लोक प्रशासन की प्रकृति पूछे चाहे प्रशासन की प्रकृति पूछे। आप कहना सर दो प्रकार की, एकीकृत दृष्टिकोण और प्रबंधकीय दृष्टिकोण, याद रहेगा। आगे इसको कहां करेंगे, लोक प्रशासन का जब अर्थ प्रकृति देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद में, तब इस प्रकृति को जान लेंगे। अभी प्रशासन की प्रकृति क्या है साहब, एकीकृत दृष्टिकोण है और प्रबंधकीय दृष्टिकोण है, दो प्रकार की इसकी नेचर है, प्रकृति है। फिर मान लो आपको पूछ ले कि साहब प्रशासन, एक प्रशासन और लोक प्रशासन, इन दोनों में अंतर क्या है। प्रशासन और लोक प्रशासन में, प्रशासन एक व्यापक अवधारणा है, लोक प्रशासन एक संकुचित अवधारणा है। कैसे, देखो, लोक प्रशासन का पहले अर्थ जान लिया, प्रशासन की प्रकृति जो आगे देखने वाले हैं दो प्रकार की आगे देखेंगे, प्रशासन की विशेषता जान ली। अब जानेंगे साहब आप प्रशासन और लोक प्रशासन में क्या अंतर है। तो प्रशासन इतना बड़ा होगा, इसके दो पार्ट होंगे, निजी और लोक। इसका मतलब प्रशासन तो बड़ा है और लोक प्रशासन इसका एक पार्ट है, एक अंग है। तो लोक प्रशासन एक व्यापक शब्दावली है और जिसमें निजी और सार्वजनिक, निजी या सरकारी दोनों प्रशासन आते हैं प्रशासन में। तो प्रशासन व्यापक है, लोक प्रशासन एक संकुचित उदाहरण है। इंटरेस्टिंग, प्रशासन जो है ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जबकि लोक प्रशासन तो एक सिस्टम है जिसमें आप सरकारी सिस्टम पढ़ते हैं। तो दो अंतर जानने आप लोगों के लिए पर्याप्त हैं। आप बताएंगे कि साहब प्रशासन जो है ये एक व्यापक शब्दावली है, लोक प्रशासन एक संकुचित अवधारणा है। लोक प्रशासन जो है ये एक सिस्टम है, तंत्र है। प्रशासन, लोक प्रशासन एक तंत्र और प्रशासन एक प्रक्रिया। तो प्र और प्र, प्रशासन प्रक्रिया है, लोक प्रशासन एक तंत्र है। बात समझ में आ गया। फिर और अगर टर्मिनोलॉजी आपसे पूछ ले कि शासन और लोक प्रशासन में क्या अंतर है, तो मैं एक शब्द में बताऊंगा, फिर आप सारे डिफरेंस कर लेंगे। शासन का मतलब होता है सरकार से और लोक प्रशासन का मतलब होता है ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही से। जिस प्रकार आपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव देखा है, ठीक उसी प्रकार शासन का संबंध सरकार से होगा और लोक प्रशासन का संबंध है वो प्रशासनिक अधिकारियों से होगा, नौकरशाही से होगा। इसका मतलब शासन का संचालन कौन करेगा, जनप्रतिनिधि। लोक प्रशासन का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, सरकारी अधिकारियों के द्वारा। शासन जो है इसको जो पावर होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। लोक प्रशासन है इसको जो पावर दी जाती है वो सरकार से मिली होती है। शासन जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि लोक प्रशासन है वो सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। शासन का काम नीति निर्माण है, जबकि लोक प्रशासन का काम नीतियों का क्रियान्वयन से है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस हो गया। बात समझ में आ गई। तो आपने प्रशासन का अर्थ जान लिया, प्रशासन की आपने विशेषता जान ली, प्रशासन की प्रकृति के बारे में देख लिया, जो भी आगे जस्ट पॉइंट आएगा आपके। आपने प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर देख लिया, 15-15 शब्द में है तो आप करके आ जाएंगे। अब बात आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, लोक प्रशासन की। इतनी देर अपने पढ़ा प्रशासन के बारे में और अब पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के बारे में। लोक प्रशासन में लोक का क्या अर्थ होता है, आप कहेंगे सर सरकार होता है। इसका मतलब है कि लोक प्रशासन में जो प्रशासन की विशेषता देखी उसमें केवल लोक और जोड़ देंगे, विभिन्न व्यक्ति, समान उद्देश्य और सामूहिक प्रयास। तो ये सरकारी स्तर पर होता है, इसे लोक प्रशासन कहा जाता है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसमें देखा था प्रकृति को लेकर, तो यहां से 15 शब्द में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पब्लिक एड की प्रकृति, लोक प्रशासन का नेचर। प्रकृति बताओ लोक प्रशासन की। तो प्रकृति मैंने आपको क्या दो चीजें देखनी है, एक होता है एकीकृत दृष्टिकोण, एक होता है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। तो एकीकृत और प्रबंधकीय दोनों दृष्टिकोण आपको देखने हैं
और जब भी परीक्षा में आता है आपको दोनों के लिए ही वो त्रिभुज ट्रायंगल बना के आना है। शॉर्ट में समझाता हूं। एकीकृत दृष्टिकोण वालों का ये मानना है कि जो लोक प्रशासन है या जो शासन है, शासन व्यवस्था या संगठन होता है, इसमें सारे लोग क्लर्क से लेकर सीईओ तक सभी के कार्य हैं वो इंपॉर्टेंट है और सभी के कार्य एक व्यवस्था में, एक संगठन में इंपॉर्टेंस रखते हैं और सभी के कार्य प्रशासन का अंग या हिस्सा है। जबकि एकीकृत दृष्टिकोण वाले मानते हैं कि नहीं नहीं, क्लर्क का कोई काम इंपॉर्टेंट थोड़ी होता है, जो सबसे टॉप पे जो बैठा प्रबंधक सीईओ, इसी का कार्य प्रशासन का हिस्सा है। तो मान लेते हैं आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है एकीकृत और प्रबंध के दृष्टिकोण के बारे में 15-15 शब्द में, तो सबसे पहले मान लो आपको एकीकृत दृष्टिकोण के बारे में बता के आना है, तो आप क्या बताएंगे कि इस दृष्टिकोण के अनुसार या इस दृष्टिकोण का मानना है कि संगठन में उच्च स्तर के जो कार्मिक है, उच्च स्तर के जो कार्मिक है, उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक, उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक कार्यरत कार्मिक, जैसे क्लर्क है, अकाउंटेंट है, सीईओ है, सभी का कार्य प्रशासन का अंग या हिस्सा है। और इसके दो समर्थक हैं, एक है विलोबी, एक है व्हाइट। याद रखेंगे आप लोग। तो विल्लो, आपकी विल्लो कैसी है? व्हाइट है, विल्लो व्हाइट। और विल्लो कितनी है? एक विल्लो आपकी व्हाइट है। तो विलोबी और व्हाइट जो है वो एकीकृत के समर्थक हैं और इस प्रकार का आप एक ट्रायंगल वहां पे छाप के आएंगे। अच्छा, प्रबंध के दृष्टिकोण वाले क्या मानते हैं? इनका मानना है कि लोक प्रशासन में या किसी संगठन में केवल जो प्रबंधकीय कार्मिक हैं उन्हीं का कार्य प्रशासन का अंग या हिस्सा माना जाता है। इसके दो समर्थक है, एस का मतलब होता है, एक का मतलब आप याद रखेंगे साइमन और दूसरे का नाम रखेंगे स्मिथ बर्न। ये याद रखेंगे, ये वाला और ये वाला। ये हो गया आपका दृष्टिकोण। अब परीक्षा में अगला जो क्वेश्चन स्वाभाविक आ सकता है वो आएगा, लोक प्रशासन का एक अध्ययन के विषय के रूप में इसका डेवलपमेंट या विकास बताओ। तो अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है, लोक प्रशासन का डेवलपमेंट विकास किसके रूप में? एक अध्ययन के विषय के रूप में इसका डेवलपमेंट क्या है? भाई ये 20-30 घंटे का सिलेबस है, पर इसको अब बहुत फास्ट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इसको देखिए। डेवलपमेंट विकास की अगर बात करें लोक प्रशासन की, तो लोक प्रशासन के विकास को कई चरणों में समझा जाता है और इसके बेसिकली 5 चरण आपको एनसीईआरटी में 6 मिल सकते हैं, क्योंकि 5वें चरण के फिर 2 उप विभाजन हो गए, इसलिए 1991 तक और 1991 से फिर वर्तमान तक। पर अभी आप इतना याद रखेंगे कि जो डेवलपमेंट है लोक प्रशासन का, जो विकास है, ये लोक प्रशासन का विकास है मुख्य रूप से 5 चरणों में हुआ। एक अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास 10 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप कहेंगे इसका जो डेवलपमेंट है ये कितने स्टेज में हुआ? 5 चरणों में इसका डेवलपमेंट हुआ है। पहला जो चरण है वो है राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन। अब इनकी बैकग्राउंड में नहीं जाते, बस सीधा सीधा आप समझेंगे कि राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन पहला चरण है। ये 1887 से लेकर 1926 तक चला और इसके 3 समर्थक हैं, एक है वुड्रो विल्सन, एक है गुडनाउ, एक है एल डी व्हाइट। इन्होंने अपनी अलग अलग किताबें लिखी। जैसे वुड्रो विल्सन का एक लेख है जो बहुत फेमस हुआ, प्रिंस्टन विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे ये, इनका द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। गुडनाउ का पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन और एल डी व्हाइट है उनका जो बुक है उनका नाम है द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एड जो सबसे पहले वर्ड आया है वो एल डी व्हाइट ने यूज किया है, जबकि वुड्रो विल्सन ने क्या यूज किया? स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। गुडनाउ ने क्या यूज किया? पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और एल डी व्हाइट ने क्या यूज किया? स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब यह है कि पहले चरण में राजनीति और प्रशासन दोनों की अलग अलग बातें, यहां तक आपको याद रखना है। संविधान बनाना आसान है, चलाना हार्ड है, इतने सारे स्टेटमेंट अब याद नहीं होंगे, केवल आप पहला चरण, इसका काल, नंबर 1, इसका नाम, राजनीति प्रशासन द्विविभाजन, याद हो गया? अच्छा, समय 1887 से लेके 1926 तक। व्यक्ति कितने ही से जुड़े हुए? 3। वुड्रो विल्सन है, गुडनाउ है, व्हाइट, वुड्रो विल्सन, एल डी व्हाइट और गुडनाउ। बात समझ में आ गई? इन्होंने लिखा स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बात समझ में आ गया? इन्होंने लिखा पॉलिटिक्स
एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और इसने लिखा स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सो पीए सोपा, मैंने तो ऐसे याद किया, कुछ आप भी याद कर सकते हैं। तो वुडरो विल्सन, एल डी वाइट और गुडनाउ, ये 3 लोग आपको याद रखने हैं। इतना लिख लेंगे तो आपको 1.5 नंबर तक परीक्षा में आपको मिल सकता है। इसके बाद बात करेंगे अपन दूसरे चरण की। तो दूसरा जो चरण है वो ये 26 में पूरा हो गया, तो फिर 27 से शुरू होगा, 27 से 37 तक, मतलब ये लगभग अपने साइमन कमीशन के पहले की बात से लेकर और फिर 37 तक कांग्रेस के चुनाव से पहले तक की बात है। इसमें पब्लिक एड को लेकर बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, इसलिए इसे प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्णकाल कहा जाता है। हर एक चीज का सिद्धांत इन्होंने दे दिया। इसमें कई सारे जो थिंकर्स हैं उनका नाम आता है, भाई जो समर्थक हैं जिन्होंने सिद्धांत दिए। इसमें एक विलोबी थे, एक मुन्ने व रिले का आपने नाम सुना होगा, एक आपने गुलिक व उर्विक का नाम सुना होगा, आपने फेवल का नाम सुना होगा। कई सारे सिद्धांत दिए। जैसे विलोबी की एक बहुत फेमस किताब है जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि विलोबी ने तो प्रिंसिपल सिद्धांत ही दे दिए। मुन्ने व रिले, रिले मतलब दौड़ना, ऐसे याद रखना। तो ऑनवार्ड मतलब दौड़ते रहना, ऑनवार्ड इंडस्ट्री नामक की इनकी किताब है। गुलिक ने 10 सिद्धांत दिए। मुन्ने व रिले, रिले रेस 400 मीटर की, ऐसे याद रखना 400 गुना 4 की होती है। तो मुन्ने व रिले ने 4 सिद्धांत दिए और फेयोल ने FF 14 सिद्धांत दिए, याद हो जाएगा। फेयोल के 14 हैं, मुन्ने व रिले के 4 हैं, गुलिक के 10 हैं, ये इन्होंने सिद्धांत दिए। इसके बाद बात करते तीसरे चरण की। तीसरा जो चरण है उसे चुनौतियों का काल कहा गया, 38 से लेकर 47 तक। ये भारत के लिए भी चुनौतियों का काल था, देश आजाद हो रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन जैसी गतिविधियां चल रही थी, फिर बहुत सारे दंगे हो रखे थे, संविधान का निर्माण करने की बहुत चुनौती थी। तो तीसरा काल चुनौतियों का काल है। और इसको मैं अगर समराइज कर दूं तो आपको मैं लिख देता हूं। पहला याद हो गया, फिर दूसरा जो काल है ये सिद्धांतों का स्वर्ण काल है, और ये जो स्वर्ण काल है इसका जो एरा है वो 1926 से लेके 27 से लेके और 37 तक चला। और इसमें कई सारे लोग आए, जैसे साहब विलोबी आए, फेयोल आए, मुन्ने व रिले आए। उन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखा। फेयोल ने 14 सिद्धांत दिए, मुन्ने व रिले ने 4 सिद्धांत दिए, यहाँ पे गुलिक आए, गुलिक ने यहाँ पे 10 सिद्धांत दिए। तो कई सारे सिद्धांत दिए गए, कई सारी किताबें लिखी गई। इसके बाद में जो तीसरा जो काल आता है पब्लिक एड का, यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है कि चुनौती मिलना तय हो जाएगी। तो तीसरा जो काल है वो चुनौतियों का काल है, चुनौतियों का काल। इसे एरा ऑफ क्राइसिस भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो चुनौतियों के काल में ऑब्वियस ही बात है कि जब इतने सारे सिद्धांत आपने दिए हैं तो पब्लिक एड को तो आपने साइंस बना दिया, इतने सारे सिद्धांत देकर हर चीज का सिद्धांत संभव नहीं होता है। 2 व्यक्ति यहाँ पे याद रखने हैं। वैसे भी अगर आपको खांसी आती है तो आपके चेस्ट में चुनौती होती है, तो चेस्टर बर्नार्ड और साइमन, ठीक है, ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। साइमन की एक बहुत फेमस कृति जिसका नाम आपको पता भी होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर आई, और चेस्टर बर्नार्ड ने लिखा द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। और साइमन ने तो यहां तक बोल दिया कि ये जो सिद्धांत है ये प्रशासनिक मतलब मुहावरे लोकोक्तियां हैं, जो सिद्धांत है वो प्रोवर्ब्स कह के उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। तो ये तीसरा जो चरण है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पब्लिक एड को चुनौती मिलना शुरू हो गई। आप काल याद रखें तो 37 में पूरा हुआ है, 38 से लेकर फिर 47 तक का काल है। और इसमें आप नाम अगर याद रखना चाहें तो 2 नाम आपको पक्के याद रखने हैं। एक आपको हर्बर्ट साइमन याद रखना, साइमन, और एक आपको याद चेस्टर बर्नार्ड रखना है, चेस्टर बर्नार्ड। इनकी द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव किताब आई थी, और इन्होंने साइमन ने द एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक किताब लिखी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। और क्वेश्चन आता है वैसे तो सेकंड ग्रेड में तो कि किन्होंने मुहावरे लोकोक्ति कहा सिद्धांतों को, तो साइमन ने कहा कि मेरा मन नहीं मानता, मैं इसको लोकोक्ति मुहावरे कह रहा हूं। ये बात हो गई तीसरे चरण की। अब जो चौथा काल है, चौथा काल में तो अब चुनौती आ जाएगी, तो पहचान तक का संकट आ जाएगा। तो चौथा जो काल है वो पहचान का संकट का काल है, पहचान का संकट, चौथा पहचान का संकट। और ये लगभग 1946 तक था, इधर से 48 से लेकर लगभग
70 तक का काल चला पहचान का संकट। पहचान का संकट का मतलब कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक अलग विषय के रूप में स्टेब्लिश रहना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो इस काल में क्या वाकई साहब इतने अगर सब्जेक्ट का संकट है तो कुछ लोग तो पब्लिक एड की तरफ चले गए, और कुछ लोग जो यहाँ रहे इस सब्जेक्ट में उन्होंने कुछ नई अवधारणाएं प्रस्तुत की। जैसे आपके सिलेबस में नंबर 10 पे यूनिट लिखी हुई है विकास प्रशासन की अवधारणा इसी काल में डेवलप हुई। नवीन लोक प्रशासन जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे वो अवधारणा इसी काल में विकसित हुई। और तुलनात्मक जो लोक प्रशासन है वो कंपेरेटिव जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो अवधारणा भी इसी काल में डेवलप हुई, क्योंकि इनको कुछ विकल्प चाहिए थे इस काल में, तो इन्होंने कुछ विकल्प निकाले। तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकल्प, नवीन लोक प्रशासन का विकल्प और विकास प्रशासन नामक कुछ नवीन टर्मिनोलॉजीज दी गई। बात समझ में आ गया। और जॉन गोस ने तो यहां तक कह दिया कि साहब ये जो लोक प्रशासन है राजनीति विज्ञान की एक शाखा है। अभी इतना का आप अगर 15 शब्द में है तो इतना लिख के आएंगे साहब इस काल में नई नई कुछ नए नए कंसेप्ट यहाँ पे दिए गए। फिर जो पांचवा काल है वो अंतर विषयक दृष्टिकोण का काल है। इस काल में ये हुआ कि साहब ऐसा नहीं है कि पब्लिक एड एक अलग ही सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक अलग ही सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी एक अलग ही सब्जेक्ट है, पब्लिक एड एक अलग ही सब्जेक्ट है। ये सारे इंटरडिसिप्लिनरी हैं, सारे एक साथ जुड़े हुए हैं, इनको क्यों आप अलग खींच के अलग ले जा रहे हो। तो फिर जो जो पांचवा चरण आया, पांचवा चरण काफी इंपॉर्टेंट है और बड़ा लिबरल सा है पांचवा। इसमें अंतर विषयक दृष्टिकोण दिया गया, अंतर विषयक दृष्टिकोण। इसमें इन्होंने बोल दिया कि साहब ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं आपस में को रिलेट करते हैं, ये दीज आर नॉट सेपरेट एंटिटीज, सारों को आप एक साथ बोर्ड जोड़ के पढ़ना है तब ठीक आएगा। और इसमें कुछ जो सिद्धांत पहले दिए गए, राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन है, संगठन के सिद्धांत की पद सोपानिक व्यवस्था है, लोक प्रशासन को मूल्य मुक्त बनाना है, इन सब विचारों को इन्होंने खारिज कर दिया। तो कुल मिला के अंतर विषयक दृष्टिकोण है जो 1971 से 90 तक चला। कुछ विचारक इसको फिर 91 तक लेके फिर एलपीजी के बाद का काल भी करते हैं, इसलिए 6 चरण हो जाते हैं। आप परीक्षा में 5 चरण इस प्रकार से लिख के आएंगे। पहला चरण जिसमें आप द्विविभाजन की बात करते हैं, दूसरा चरण जिसमें सिद्धांतों का स्वर्णकाल की बात करते हैं, तीसरा काल जिसमें आप चुनौतियों की काल करते हैं, चौथा पहचान का संकट, पांचवा अंतर विषयक। पहले के विचार अगर मैं आप शॉर्ट में बताऊं तो अगर फर्स्ट की बात आती है तो इसका डेट आपको नाम याद रखना है, द्विविभाजन। द्विविभाजन द्विविभाजन में आपको याद रखना है कि साहब ये जो एरा चला है 87 से लेकर 1926 तक का एरा है। और इसमें 3 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं, वुड गुड वाइट, वुड गुड और वाइट याद रहेगा। वुड्रो विल्सन, गुडनाउ, एल.डी. वाइट। इन्होंने क्या लिखा, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक एक लेख है इनका। और इनका है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका है स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये काल हो गया पूरा दूसरा काल। दूसरे काल की अगर बात करें, दूसरा जो काल है वो काल सिद्धांतों का स्वर्ण काल आया। सिद्धांतों का स्वर्ण काल, द एरा ऑफ द गोल्डन एरा ऑफ प्रिंसिपल्स, स्वर्ण काल। ये जो एरा है 1927 से लेकर 1938 तक चला। और इसमें कुछ नाम आपको याद रखने हैं, जैसे एक नाम आप याद रखेंगे, विलोबी नाम याद रखेंगे, एक आप विलोबी के बाद में गुलिक याद रखेंगे, इसके बाद में एक फेयोल नाम याद रखेंगे आप, एक मुनेवरेले नाम याद रखेंगे, मुनेवरेले। विलोबी ने द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किताब लिखी। गुलिक ने यहाँ पे 10 सिद्धांत दिए, फेयोल ने 14 सिद्धांत दिए, मुनेवरेले ने यहाँ पे 4 सिद्धांत दिए, तो सिद्धांत ही सिद्धांत दे दिए। फिर आता तीसरा काल। तो जो थर्ड काल है पब्लिक एड का, इसको बोला गया चुनौतियों का काल। चुनौतियों का काल, चुनौतियां बहुत टाइप से मिलने लग गई। 1900 यहाँ पे 38 से लेके 47 तक का काल है। और यहाँ पे साइमन आप याद रखेंगे, हर्बर्ट साइमन। और साइमन ने द एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक किताब लिखी, और इन्होंने तो यहाँ तक प्रोवर्ब्स तक कह दिया था। और एक चेस्टर बर्नार्ड आप याद रखेंगे, चेस्टर बर्नार्ड। इन्होंने जो किताब लिखी उनका नाम फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव है, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। और यहाँ पे चेस्टर बर्नार्ड जो साइमन है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक बिहेवियर किताब लिखी। इधर कौन थे, गुलिक हो गए, मुनेवरेले ने ओनवार्ड इंडस्ट्री नामक किताब लिखी। फिर काल आता है अगला चौथा, जिसमें पहचान का ही संकट हो गया, पहचान का संकट।
और इसको आप याद रखेंगे कि साहब इसमें नई अवधारणाएं जैसे तुलनात्मक लोक प्रशासन है, नवीन लोक प्रशासन है और विकास प्रशासन जैसी अवधारणा विकसित हुई। कुछ लोग पॉलिटिकल की तरफ चले गए और कुछ लोग इधर रह गए। और पांचवें में अंतर विषयक दृष्टिकोण है। अंतर विषयक दृष्टिकोण में कहा कि पब्लिक एड कोई अकेला नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट एक साथ जुड़े हुए हैं। जो द्विभाजन वाला है, हायरार्कियल है, उन सबको खारिज कर दिया यहाँ पे। और पब्लिक एड को बोले मूल्य मुक्त बनाएंगे, वैल्यू फ्री, उसको भी इन्होंने खारिज कर दिया। अब आपके सिलेबस में लिखा हुआ नवीन लोक प्रशासन, तो अब क्या है देखिए, इंटरेस्टिंगली समझते हैं नवीन लोक प्रशासन के बारे में, जिसका नाम है एनपीए। एनपीए आपको हुआ ये कि जो 1960 के दशक की बात बताऊं मैं, 1960 का दशक भारत के लिए ही क्रिटिकल नहीं था। विश्व के लगभग 50-60 देश ऐसे थे जो कि नए नए स्वतंत्र हुए थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जब ब्रिटेन की पावर अगर कमजोर हुई तो वो इतना शक्तिशाली नहीं रह गया कि वो और देशों को अब अपना उपनिवेश बना के रख सके। इसलिए 1950 के आसपास ना केवल भारत बल्कि विश्व के बहुत सारे गरीब देश भी स्वतंत्र हुए थे। उनमें तो भूखमरी, बेरोजगारी, स्लम की समस्या थी। साथ में अमेरिका में भी ऐसा संकट पैदा हुआ 60 के दशक में। तो 1960 के दशक में वैश्विक उथल पुथल हुई, क्योंकि नए जो सब्जेक्ट आते हैं वो ओबियस ही बात है कि इसका डेवलपमेंट अमेरिका से हुआ लोक प्रशासन का। 60 के दशक में जब अमेरिका में उथल पुथल हुई, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी जैसी समस्या पैदा हो गई, तो कहा कि बताओ ये लोक प्रशासन से समाधान लो इसका। तो भाई बोले पुराना लोक प्रशासन तो इसका सॉल्यूशन दे ही नहीं रहा है कि इस गरीबी को कैसे हटाएं, बीमारी को कैसे हटाएं, भूखमरी की समस्या को कैसे समाधान करें। और ये जो इतनी उथल पुथल चल रही है समाज में, इसका व्यवहारिक सॉल्यूशन कहाँ है? तो कहा कि पब्लिक एड के पास तो नहीं है तो कोई नया पब्लिक एड लेके आओ। इसलिए नवीन लोक प्रशासन लेके आए, नया पब्लिक एड लेके आए। 1968-60 के दशक की बात है। अब ये नया पब्लिक एड लेके आए, ऐसे कोई गाड़ी थोड़ी कि नई लेके आ गए। ये विचार हैं, विचारधाराएं हैं, दृष्टिकोण हैं, प्रिंसिपल हैं, इनको इन्होंने इंप्लीमेंट करने का कोशिश किया। तो आपको मान लो क्वेश्चन पूछ ले कि नवीन लोक प्रशासन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप बताना कि साहब 1960 के दशक में जब बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी अमेरिका में, ट्रिबुलेंस का काल जब चल रहा था, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी और स्लम जैसी प्रॉब्लम चल रही थी, उसका पब्लिक एड कोई व्यवहारिक सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा था। नया पब्लिक एड चाहिए था तो नया पब्लिक एड लेके आ गए। साथ ही साथ में हुआ ये कि उससे पहले आपने पढ़ा होगा, मिनोब्रुक सम्मेलन हुआ, फिर हनी रिपोर्ट आई, फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ। तो कई सारी ऐसे कई योगदान वाले कारक हैं जो कि नए पब्लिक एड के लिए उत्तरदायी रहे। तो मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि पहले तो ये बताओ कि एनपीए क्या है, नवीन लोक प्रशासन। तो बोलना 1960 के दशक में जब अमेरिका में भूखमरी, गरीबी जैसी समस्याएं पैदा हो गई थी, तो जो समस्याएं पैदा थी उनका कोई व्यवहारिक सॉल्यूशन के लिए बात चर्चा उठी, और वो व्यवहारिक सॉल्यूशन ही एनपीए है। एक बात। दूसरी बात, एनपीए की उदय के कारण आपको पूछे तो 3-4 उदय के कारण बताने हैं, रटे होने चाहिए। पहला 1960 के दशक में अमेरिका की समस्या। दूसरा हनी रिपोर्ट के बारे में अभी नहीं बताने वाला हूं मैं आपको। इसके बाद में फिलाडेल्फिया सम्मेलन, फिलाडेल्फिया, और एक मिनोब्रुक सम्मेलन। 3 मिनोब्रुक सम्मेलन है, उनमें आप याद रखना। फर्स्ट मिनोब्रुक सम्मेलन, फिलाडेल्फिया सम्मेलन और मिनोब्रुक सम्मेलन, ये नाम। ये चीजें मैंने बहुत डिटेल के साथ में ऐप में भी करवाई हैं, यूट्यूब पे भी करवाई हैं। अगर आप इंडियन एजुकेटर ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहां पे आपको मिल जाएंगी सारी चीजें। यूट्यूब पे भी मैंने करवाई हैं। तो आप अभी मोटा मोटा देखो कि ये सारे के सारे ऐसे योगदान थे जो एनपीए में योगदान करने वाले कारक बने। बात समझ में आ गई? इसको लेकर फिर एनपीए आया। एनपीए ने 4 लक्ष्य रखे। तो मान लो आपको परीक्षा में एनपीए के लक्ष्य पूछे कि एनपीए के लक्ष्य बताओ, तो आप कहना सर 4 में बड़ा पीएम होता है प्रधानमंत्री, उसके नीचे एसपी होता है, ऐसे याद रख लेंगे। तो पीएम एसपी इसके 4 लक्ष्य हैं। पी फॉर याद रखना प्रासंगिकता, एम फॉर याद रखना मूल्य, एस फॉर याद रखना सामाजिक समता, सामाजिक समानता, और पी फॉर याद रखना परिवर्तन। ये नहीं लिखे और कुछ और लिख दिया तो एग्जामिनर 0 देगा, क्योंकि ये तो 4 ही ऐसी विशेषताएं हैं जो एनपीए की विशेषताएं हैं। कौन कौन सा? पीएम और एसपी, प्रधानमंत्री और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। पी फॉर परिवर्तन या प्रासंगिकता, परिवर्तन, समानता और मूल्य। ये 4 एनपीए के क्या है? मुख्य रूप से इसकी विशेषताएं हैं, करेक्टरिस्टिक्स है एनपीए की। उदय क्यों, वो आपको समझ में आ गया। उदय में कौन कौन से कारक थे, रटा होना चाहिए। 60 के दशक में अमेरिका का ट्रिबुलेंस, हनी के बाद हनी, मिनो, फिलाडेल्फिया,
इन कारणों से फिर एनपीए आया। बस अब लगे हाथ एनपीएम भी यही समझा देता हूं, ये एनपीएम क्या चीज है। तो सबसे पहले एनपीए समझ में आ गया। देखो पहले पुराना लोक प्रशासन था, ऐसे मान लो लोक प्रशासन, फिर आया नया लोक प्रशासन, नया लोक प्रशासन जिसको आप एनपीए बोलते हैं। फिर आया एनपीएम। ये एनपीएम क्या चीज है, नवीन लोक प्रबंधन क्या चीज है। तो देखो 1990-91 के आसपास आपको बताया कि भारत में बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधार हुए थे, जिसमें प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी अवधारणाएं आपने देखी होंगी। अब हुआ ये कि 1991 के आसपास एलपीजी जब रिफॉर्म आए तो विदेशी कंपनियां भारत में आई और भारत वालों ने देखा कि यार कितना जबरदस्त सिस्टम है इनका। जब आप रिलायंस के ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे टाई बेल्ट लगाए हुए अप टू डेट लड़कियां खड़े हैं और आपको पूछते हैं मैं ये हेल्प यू, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। आप जाते हैं, आपका सोल्यूशन अथवात होता है। प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो भारत वाले स्तब्ध थे उस टाइम। ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं ना कि यार ऐसा सिस्टम कैसा आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइवेट जो कंपनी है, जो निजी जो संगठन है, उनका जो प्रबंध है उस प्रबंध को क्यों ना सरकारी चीजों में लागू कर दिया जाए। भाई जो सिस्टम प्राइवेट बैंक में वो का गवर्नमेंट में लागू कर दिया जाए। इसी का नाम नवीन लोक प्रबंधन है। बस तो आपको कोई पूछ ले कि नवीन लोक प्रबंधन क्या, तो क्या कहेंगे कि निजी क्षेत्रों के प्रबंधकीय गतिविधियों को जब सरकारी क्षेत्र में लागू किया जाए। इसी अवधारणा का नाम एनपीएम है। शॉर्ट में समझ में आ गया। एनपीए क्या है, नवीन लोक प्रशासन क्या है, व्यवहारिक समस्याओं का समाधान। क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगली बात आती है नवीन लोक। अभी मेरी मजबूरी है कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, इतना फास्ट मैंने कभी नहीं पढ़ाया है और इवन मेरे तो गले में दर्द भी और होता है इतना फास्ट बोलने से, पर याद करवा देता हूँ अभी आपको मैं एक बार। अब पूछे एनपीए की विशेषता। अब परीक्षा में कुछ भी याद नहीं तो इतना तो याद आ ही रहा है कि साहब पीएमएसपी इसकी एक विशेषता हो गई। फिर आपको याद आ रहा है कि साहब व्यवहारिक समस्याओं का समाधान देने के लिए इसको लाया गया, 60 के दशक में लाया गया। इसने कहा कि जो पहला चरण है लोक प्रशासन का, राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन, पहले उसको खारिज करो, इसका विरोध किया। तो पहली विशेषता क्या हो गई, विरोध किया किस चीज का, कि नवीन जो मतलब जो राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन, इसका विरोध इसने कर दिया। पीएमएसपी याद हो गया आपके, ये भी इसकी विशेषता है। एक याद रखना 4D पर बल दिया, ये प्रश्न पूछ सकता है। 4D का मतलब क्या होता है, 4D ये डायरिया वो नहीं है। डी का मतलब पहला कि डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन करना चाहिए, वी नौकरशाही करनी चाहिए। एक डी का मतलब इन्होंने डेलीगेशन बताया, एक डी का मतलब डेमोक्रेसी बताया और एक डी का मतलब इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन बताया कि ये चार चीज आपको करनी है। 4D, डी 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 और डी, ये ही विशेषता एनपीए की है। तो क्या क्या हो गया, पीएमएसपी हो गया, 4D होगा, डेमोक्रेटाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन और डी ब्यूरोक्रेसी, ये इसकी विशेषता हो गई। अब मान लो आपको पूछ ले कि साहब एनपीए की आप आलोचना बताओ, तो आप पहले तो बता देना साहब विकसित जो विकासशील देश है इनके लिए उपयोगी नहीं है, मूल्यों पर बहुत ज्यादा बल देते हैं ये। और एक तरफ तो ये प्रशासनिक निर्भरता की बात करते हैं, दूसरी तरफ डी ब्यूरोक्रेसी की बात कहते हैं, इसलिए इसकी क्या हो गई, कमियां हो गई। आप कुछ 15 शब्द में लिख देंगे। अब एनपीएम के बारे में गया तो यहीं पे थोड़ा सा और अपन डिस्कस कर लेते टॉपिक पूरा। देखो दो नाम आपको अगर याद रख सकते हो तो रख सकते हो। एक व्यक्ति है जिनका नाम है क्रिस्टोफर वुड, ये शब्द क्रिस्टोफर वुड ने दिया और इसको फेमस किया टेड गैबलर और डेविड ओसबॉर्न ने। तो मान लो आपको कोई पर पूछ ले कभी कि ये सेकंड ग्रेड में तो पूछा हुआ, पर सेकंड ग्रेड का यहाँ पे क्या मतलब है, एनपीएम ऐसा पूछ ले कि व्हाट इज एनपीएम, तो आप सबसे पहले बताएंगे साहब ये जो शब्द है ये क्रिस्टोफर वुड, वुड वाली लकड़ी होती है, वहीं भी वुड था, वुड्रो विल्सन था, इधर वुड है, क्रिस्टोफर वुड। और दो व्यक्ति डेविड ओसबॉर्न और एक है टेड गैबलर, इनकी एक किताब थी जिसका नाम था री इन्वेंटिंग द गवर्नमेंट। इसमें इस शब्द को फेमस किया और इसका जो व्यवहारिक जो मतलब है, इसकी परिभाषा के रूप में अगर मतलब देखें तो ये है कि जो निजी क्षेत्र में प्रयुक्त जो प्रबंधकीय तकनीक है उनको सार्वजनिक क्षेत्र में लागू करना। ब्रिटेन में से ही थेचरवाद के नाम से जाना गया, अमेरिका में से रिग्नोमिक्स कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है।
भैया आप लोगों के लिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऊपर के जाए, पर मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊं तो ये है कि जब प्राइवेट क्षेत्र की जो तकनीक है उनको निजी क्षेत्र में लागू कर देना। और टेड गेबलो, डेविड ओशबोर्न नाम इसे जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ में ब्रिटेन में इसे थेचरवाद और अमेरिका में इसे रिग्नोमिक्स कहा गया। ये बहुत एक व्यापक आर्थिक सुधार है असल में देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में। इसकी कुछ 10 विशेषताएं हैं। अभी 10 विशेषताएं कैसे याद रखें, इसमें C4 है, सी का 4 है, फिर सी के बाद में अपन को आए मान लो डी आए तो एक डी है, डी के बाद में ई आए, ई यहाँ पे एक है, फिर M2P2, M2 और P2 याद रहेगा क्या, C4DE M2P2। अब ये याद रहे तो याद रख सकते हो। C4 में पहला है नंबर 1, पहली विशेषता जो इसकी है वो है उत्प्रेरक सरकार, कैटालिस्ट गवर्नमेंट, विकेंद्रीकृत सरकार, कम्युनिटी बेस्ड समुदाय आधारित सरकार, कॉम्पिटिटिव बेस्ड प्रतिस्पर्धी शासन, कस्टमर ग्राहक आधारित सरकार, पी परिणाम उन्मुख, पी पूर्वान्मुख सरकार, मार्केट बाजार उन्मुख शासन, इंटरप्रेन्योरल उद्यमी सरकार, और मिशन आधारित सरकार। तो इनसे देखेंगे सी में 4 है, फिर डी का मतलब यहां पे क्या हो जाए, डिसेंट्रलाइज हो गया, का मतलब इंटरप्रेन्योरल हो गया, एम 2 नाम हो गए अपने आप, एक तो मार्केट बेस मतलब बाजार आधारित, और एक हो गया मिशन आधारित, और पी का एक तो हो गया परिणाम, एक हो गया पूर्व अनुमान, याद रहेगा। तो सी के 4 कौन कौन से हो गए, एक तो कैटालिस्ट हो गया, अगर याद, कैटालिस्ट का मतलब उत्प्रेरक होता है, एक तो कैटालिस्ट हो गया, उत्प्रेरक सरकार हो गया, एक कम्युनिटी हो गया 2, एक कॉम्पिटिटिव हो गया 3, एक कस्टमर हो गया 4। तो सी के 4 है, डी डिसेंट्रलाइज, ई एंटरप्रेन्योरल, M2 और P2। एम का हो गया एक तो मिशन आधारित, एक मार्केट आधारित, इसका हो गया परिणाम आधारित और पूर्वान्मुख। ये 10 इसकी विशेषताएं हैं। इसके अलावा अगर कुछ अन्य विशेषताओं की बात करें तो 3E पर बल देता है। ये परीक्षा में पूछ सकता है 3, और पूछा भी हुआ है 3 E's, व्हाट इज 3E। तो 3 E's के बारे में अगर आपको पूछे कि 3 E's क्या है, एक तो होता है इकोनॉमी, एक होता है एफिशिएंसी, एक होता है इफेक्टिवनेस। ये तीनों शब्द आपको याद रखने हैं कि 3E किसकी विशेषता है, 4D किसकी विशेषता थी, 4D NPA की विशेषता थी, और 3 किसकी विशेषता है, 3 इसकी विशेषता है। पहली इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। बात समझ में आ गई। अगला पारदर्शिता पर बल देता है बहुत ज्यादा, ये आपको याद रखना है, पारदर्शिता पर खूब ज्यादा बल दिया जाता है इसके द्वारा। अब मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनपी एंड एमपीएम, 5 मतलब 50 वर्ड में, तो इधर आप देखना है एनपी और एनपीएम में डिफरेंस, एनपीए और एनपीएम में, एनपीएम और एनपीए में डिफरेंस। अब भैया आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि साहब जो एनपीए है ये युवाओं का आंदोलन है 1960 के आसपास, और एनपीएम है ये वरिष्ठ या अनुभव जो इनका आंदोलन है। एनपीए का उदय के क्या कारण आपको पता है, अमेरिका की उथल पुथल, और एनपीएम एलपीजी। इसकी विशेषता पीएमएसपी है, किसकी है, एनपीए की। इसकी क्या विशेषता है, C4DE M2P2, ये किस पर बल देता है, 4D पर बल देता है, ये किस पर बल देता है, 3E पर बल देता है। और एनपीए जो सरकार और प्रशासन का आलोचक है, जबकि एनपीए में सरकार और जो प्रशासक है उनकी भूमिका को मानता है कि इसकी भूमिका का इंपॉर्टेंस ये समझाता है कि ये होना चाहिए। बात समझ में आ गई। अब मान लो आपसे क्वेश्चन अगला पूछ ले कि साहब लोक प्रशासन की, अब आपको डेवलपमेंट बता दिया मैंने, एनपीए बता दिया आपको, एनपीएम बता दिया, इसका अर्थ बता दिया, विशेषता बता दी, इसमें अंतर बता दिया। अब मान लो आपसे पूछा जाए इंपॉर्टेंस बताओ, भूमिका बताओ, रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कि इन डेवलप और डेवलपिंग नेशन, तो क्या बताओगे भाई। इसमें आपको ना कीवर्ड्स में उत्तर लिखने हैं। सबसे पहले ये आपको ऐसे बताना है कि साहब राजनीतिक क्या रोल है, सामाजिक क्या रोल है, आर्थिक क्या रोल है, तकनीक इनका क्या रोल है, हेल्थ में क्या रोल है, एजुकेशन में क्या रोल है, कल्चरल क्या रोल है, डेवलपमेंटल क्या रोल है इनके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में क्या रोल है। सारे पॉइंट बना के आपके उत्तर लिख देना कि साहब आजीविका का साधन है, नीति का क्रियान्वयन राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करता है, सरकार का उद्देश्य प्राप्ति का साधन है, जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है, कला व संस्कृति का प्रोटेक्टर है। ये सारे जो पॉइंट मैंने आपको बताए क्लब करना, परीक्षा में लिख के आना, नंबर आएंगे आपके बढ़िया से। ये आपके एक टॉपिक मैंने मोटा मोटी एक बार बता दिया आपको। अब बात करते हैं अगला टॉपिक, इसका नाम है शक्ति सत्ता वेदता।
शक्ति, सत्ता और वेदता, इसको प्राधिकार भी लिखा हुआ है सिलेबस में आपके। शक्ति, प्राधिकार, वेदता, दो, और उत्तरदायित्व और प्रत्यायोजन, ये मैंने नीचे लिखा है। ये आपको याद रखना है। शक्ति, सत्ता, वेदता, उत्तरदायित्व और प्रत्यायोजन। सबसे पहले है कि साहब शक्ति। सबसे पहले जानेंगे शक्ति के बारे में 15 शब्द में क्या सकता। अब ये बोल बोल के बताऊंगा फटाफट आपको। शक्ति का मतलब होता है दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की योग्यता शक्ति है। दूसरे का आचरण होगा, मैं मेरे अनुसार उसके आचरण को प्रभावित कर दूंगी, नाम शक्ति है। शक्ति के प्रकार 3 होते हैं भाई। शक्ति में या तो आप प्रभुत्व है, आदेश देते हैं, आपका आदेश ही शक्ति है, या आप बल का प्रयोग कर लें, या आप चातुर्य दिखा लें। तो आपको पूछ ले मान लो कभी परीक्षा में शक्ति के प्रकार बताओ। शक्ति के 3 प्रकार है, याद करो। पहला है प्रभुत्व है, प्रभु बल चातुर्य। प्रभुत्व है, बल, चातुर्य। प्रभु के बल में चातुर्य है वही शक्ति है, प्रभु के बल में चातुर्य है वही पावर है। प्रभुत्व, बल और चातुर्य। मान लो क्वेश्चन पूछ ले कि मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति के प्रकार बताओ, तो टाइप शक्ति के प्रकार सामान्य रूप से तो 3, प्रभु में बल और बल चातुर्य। और मान लो आपको पूछ ले कि मैक्स वेबर जो उनके अनुसार शक्ति के प्रकार 2 हैं, औचित्य के आधार पर और अनौचित्य के आधार पर। औचित्य के आधार पर 3 बताए इन्होंने, थोड़ा सा बताओ आपको। शक्ति मतलब दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की योग्यता शक्ति है। और शक्ति के प्रकार, एक शक्ति के सामान्य प्रकार, एक मैक्स वेबर के अनुसार प्रकार। सामान्य प्रकार कितने हो गए शक्ति के सामान्य प्रकार, आप बताएंगे कि साहब 3 हो गए। प्रभुत्व है, प्रभु के बल में चातुर्य, बल और चातुर्य। और मैक्स वेबर ने 2 प्रकार से, औचित्य और अनौचित्य। अच्छा, औचित्य क्या बताया उन्होंने? औचित्य 3 बताए, परंपरा, करिश्मा, तार्किक। मोस्ट इंपोर्टेंट, परंपरा, करिश्मा और तार्किक। और अनौचित्य में बताया गन पॉइंट पे रख के किससे काम करवाना, बंदूक लगा के। परंपरा, करिश्मा, चातुर्य। परंपरा मतलब जैसे कोई बुजुर्ग आदमी है, आप उसकी मतलब उसका प्रभुत्व, भाई घर पे आपके दादाजी 70 साल के हैं, वो आपको कोई ऐसे गोली थोड़ी मार सकते हैं, डरते हैं आप उनसे। तो डरते हैं इसका मतलब तो ये हो गया कि साहब आप अभी क्लास में हो, दादाजी से 60-70 साल के फिर भी उनकी शक्ति का भय, तो वो परंपरा हो गई। करिश्मा, कुछ लोगों का मतलब इस प्रकार की छवि होती है बड़ी करिश्माई की, वो अपने आप शक्ति पैदा करती है। और कुछ तार्किक तरीके से अपना मतलब यूं मान के चलो कि वो अपना लोहा मनवाते हैं। बात समझ में आ गई? तो 3 आपको याद रखना। शक्ति के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? शक्ति के स्रोत वही हो सकते हैं जो आप मतलब एग्जाम पास करके शक्ति स्रोत लेते हैं। कैसे? या तो कोई संगठन हो सकता है। कैसे? सबसे पहले ज्ञान, मैं याद करूँ ज्ञान, इसको ट्रिक से याद करते हैं। ज्ञान, आपने ज्ञान लिया और ज्ञान लेके फिर आपने उपलब्धि हासिल करी, आपको उपलब्धि मिल गई। उपलब्धि का मतलब आपको क्या मिला? सत्ता मिली है। सत्ता मिली, इसका मतलब आपको संगठन भी मिलेगा। संगठन मिलेगा तो लोगों को विश्वास हो जाएगा। क्या विश्वास हो जाएगा? कि आप जो है वो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे सबके लिए सहायक होंगी। तो परिस्थिति, मान लो आप गांव में पढ़ाई करते हैं और लोगों को लगता है कि साहब आप ज्ञानी आदमी है तो आपकी शक्ति हो गई है, आप ज्ञान लेके फिर उपलब्धि हासिल कर लिया आपने, और फिर आपके पास सत्ता हो गई। सत्ता होगी तो पक्का संगठन भी होगा, लोगों को विश्वास होगा कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करोगे ताकि लोगों का भला हो जाए। ये शक्ति के क्या हो गए? स्रोत हो गए। अब मान लो आपसे एक परीक्षा में पूछ ले कि साहब शक्ति जो है इसके लक्षण बताओ, तो शक्ति के लक्षण कई सारे प्रकार के हो सकते हैं। भाई शक्ति वो संबंधात्मक होती है, शक्ति औचित्य पूर्णता सिद्ध करती है, शक्ति के बहुत सारे रूप होते हैं, शक्ति अमूर्त होती है, शक्ति परिस्थिति जन्य होती है। शक्ति का प्रयोग है वो करने पर निर्भर करता है, और शक्ति उद्देश्य प्राप्ति का साधन है। मान लो परीक्षा में कभी कोई पूछ ले आपसे कि भाई शक्ति की विशेषता, शक्ति के लक्षण बताओ, तो आप कहना शक्ति संबंधात्मक है। संबंधात्मक मतलब औचित्य पूर्णता है, शक्ति बहुत सारे रूपों में है, शक्ति अमूर्त होती है, शक्ति परिस्थिति जन्य होती है, शक्ति प्रयोग पर निर्भर करती है, और शक्ति
उद्देश्य प्राप्ति का एक साधन है। फिर मान लो आपसे परीक्षा में पूछ ले कि शक्ति के प्रयोग के तरीके बताओ, तो प्रयोग के 4 तरीके हैं, या तो पुरस्कार देके, या दंड देके, या आग्रह करके, या बल प्रयोग करके। तो मान लो कभी परीक्षा में आपसे पूछ ले कि जो शक्ति है इसके प्रयोग के तरीके कितने, तो आप कहना सर 4 तरीके हैं। सबसे पहले बल या पुरस्कार, आग्रह और दंड। आप हिंदी में पढ़ा होगा आपने, पुरस्कार का विलोम शब्द दंड होता है और बल का उल्टा आग्रह, याद कर लेना। ये शक्ति का प्रयोग है, इसके तरीके हैं। शक्ति 4 प्रकार से प्रयोग की जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं सत्ता की। तो शक्ति के बाद अगली बात आ गई सत्ता। सत्ता का मतलब होता है कि कहते हैं ना कि जब आप भाषणों में सुनते हैं मैं एक बार सत्ता में आने दो फिर बात करेंगे आपसे, तो सत्ता निर्णय लेने और आदेश देने का अधिकार है, पालन कराने की शक्ति है। तो याद रखेंगे कि सत्ता निर्णय लेने का तो है, निर्णय लेने और आदेश देने का अधिकार है भाई। जैसे एक सरकार हार, कोई सा भी, जैसे कोई पार्टी हार गई, वो विपक्ष में आ गई, सत्ता में जो बैठे हैं वो निर्णय भी लेंगे और उसका पालन भी करवाएंगे। तो निर्णय लेने, आदेश देने का तो अधिकार हो गया, पालन करवाने की शक्ति, तो शक्ति के साथ में सत्ता आ गई। ग्लेडर नाम के एक विचारक हैं, उन्होंने कहा कि सत्ता संगठन का हृदय होता है, हार्ट होता है, ये आपको याद रखना है। फिर मान लो परीक्षा में पूछ ले कि सत्ता की विशेषता बताओ, तो सबसे पहले सत्ता का मतलब होता है कि सत्ता संगठन में ऊपर से नीचे की ओर आती है, ऊपर वाले ज्यादा, नीचे कम 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 कम, तो इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर बनता है। दूसरा, संगठन में ऊपरी स्तर पर कम और नीचे स्तर पर ये ज्यादा होती है, ऊपरी स्तर पर ज्यादा और नीचे स्तर पर कम होती है। और थर्ड बात, अधीनस्थों को कार्य देना और उसे पालन करवाना सत्ता है। सत्ता के स्रोत कितने हैं, परीक्षा में आए, परीक्षा में तो बताना। सत्ता के 3 स्रोत हैं, परंपरा, प्रत्यायोजन और संविधान। तो सत्ता के स्रोत कितने हो गए, 3। पहला परंपरा, प्रत्यायोजन और फिर संविधान। सत्ता के प्रकार पूछे तो प्रकार वही, परंपरा, करिश्मा, तार्किक। बात समझ में आ गया। इसके बाद में अगर बात करेंगे तो शक्ति और सत्ता में अंतर की बात करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। शक्ति क्या होती है और सत्ता क्या होती है, शक्ति और सत्ता। तो देखो, अच्छा ये नोट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जो टेलीग्राम का लिंक है महेश भास्कर, जीके महेश भास्कर, उसको देखेंगे तो आप उस पर नोट्स पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर इंडियन एजुकेटर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो उस पर आपको मिल जाएगा इंडियन एजुकेटर, उस पर भी नोट्स ई बुक में ऐसा कुछ आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं शक्ति और सत्ता की। तो जो शक्ति है ये क्षमता है, कैपेसिटी है, सत्ता अधिकारों का योग है। तो पहला अंतर क्या हो गया, शक्ति एक क्षमता है और सत्ता जो है वो एक अधिकारों का योग है। शक्ति भौतिक है, फिजिकल है, सत्ता वैधानिक है। शक्ति एक साधन के रूप में होती है और सत्ता कर्ता के रूप में है। शक्ति व्यक्तिगत होती है, सत्ता संस्थागत होती है। शक्ति में मूल्य नहीं होते, मूल्य निरपेक्ष होता है, सत्ता में मूल्य सापेक्ष होता है। शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं हो सकता कि मेरा ये पावर है आप ले लो, सत्ता का प्रत्यायोजन संभव है। अब बात करते हैं वैधता। वैधता का मतलब ये होता है कि साहब आप ऐसा समझो कि अगर आप में ताकत है और आपने सत्ता हासिल की और अब आप सत्ता को जनता द्वारा एक्सेप्टेंस मिल जाए, उसे वैधता कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि मनोवैज्ञानिक तत्व है, एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट है जो कि शासक व शासित के मध्य मूल्य, सहमति, तार्किकता, विश्वास आदि के रूप में प्रकट होता है। जैसे जो केंद्र में सरकार है या राज्य में सरकार है उसको आप सहमति दे रखी है, इसका मतलब उसके पास सत्ता के साथ में वैधता भी है। वैधता के स्रोत क्या हो सकते हैं, वो सेम स्रोत है, परंपरा, करिश्मा, तार्किक और विचारधारा। यहाँ पे एक चौथा विचारधारा जुड़ जाएगा। अब पूछ ले कि प्लेटो के अनुसार कौन कौन से स्रोत हैं, तो प्लेटो ने 4 स्रोत बताए, प्रजातंत्र, कुलीन तंत्र, चुनाव और परंपरा। सत्ता आप इतना याद रखेंगे। सत्ता के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, सत्ता का पहला लक्षण तो ये हो सकता है, वैधता के लक्षण क्या हो सकते हैं, तो पहला तो ये हो सकता है कि वैधता विश्वासनिष्ठ होती है, विश्वास पर आधारित होती है। दूसरा है कि शासन व्यवस्था का प्रमाणीकरण है, ऑथेंटिकेशन है। फिर वैधता से ही सत्ता प्रभावशाली बनती है।
तो तीसरा ये हो गया। चौथा से याद कर सकते हैं, अगर अगर मान लो कि शक्ति है और उसे अगर वेदता मिले तो फिर सत्ता बन जाती है। ये हो गया सत्ता के लक्षण, वेदता के लक्षण। अब पूछ ले कि वेदता संकट क्या है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। वेदता का संकट किसे कहा जाता है? तब जब शासक और शासित के मध्य अविश्वास पैदा हो जाए या विश्वास में कमी आ जाए, इसे वेदता का संकट कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले दो टॉपिक जिनका नाम है, एक का प्रत्यायोजन और दूसरे का उत्तरदायित्व है। तो अब भाई इतना फास्ट करवा रहे हैं, अब थोड़ा सा सहन कर लो इसको। प्रत्यायोजन और उत्तरदायित्व है। प्रत्यायोजन क्या होता है? प्रत्यायोजन में कुछ आपको कीवर्ड याद रखने पड़ेंगे। पहला तो कीवर्ड ये है कि किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई संगठन की इकाई है, वो दूसरी संगठन की इकाई को कर्तव्य दे, उत्तरदायित्व दे और सत्ता दे। डीआरए याद करना, ड्यूटी दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे और अथॉरिटी दे। एक संगठन इकाई द्वारा दूसरी संगठन इकाई को कोई निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु कर्तव्य, उत्तरदायित्व और सत्ता का स्थानांतरण करे, इसे प्रत्यायोजन कहा जाता है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। क्या क्या? कर्तव्य दे, उत्तरदायित्व दे और सत्ता दे, इसका जब ट्रांसफर करे, स्थानांतरण करे, इसे डीआरए करे, इसे प्रत्यायोजन कहा जाता है। प्रत्यायोजन की विशेषताएं क्या क्या होंगी? सब प्रत्यायोजन की पहली विशेषता तो है कि दूसरी इकाई को नीति निर्माण, नियम विनिमय आदि के द्वारा सीमाओं से आप शासित करके स्वतंत्र रूप से कुछ पावर डेलीगेट करेंगे। इसका स्वरूप दोहरा होता है, इसमें दो पक्ष होते हैं, एक प्रत्यायोजक होता है और एक प्रत्यायोजी होता है। प्रत्यायोजक जो प्रदान करेगा और प्रत्यायोजी जो प्राप्त करेगा। अगली बात, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, प्रत्यायोजन में घटाया बढ़ाया जा सकता है। आदेश की एकता सिद्धांत का इसमें पालन किया जाता है। प्रत्यायोजन पूर्ण कभी नहीं होता, आंशिक प्रत्यायोजन ही होता है। और अगली बात यह है कि कुछ शक्तियों का प्रत्यायोजन संभव नहीं है, उनका प्रत्यायोजन आप नहीं कर सकते। प्रत्यायोजन का महत्व अगर परीक्षा में पूछ ले तो क्या महत्व होगा प्रत्यायोजन का? यह फैकालॉजी है। समय की बचत हो जाएगी, बेहतर समन्वय हो जाएगा, इससे कार्य कुशलता में से वृद्धि हो जाएगी, कार्य का विशिष्टीकरण आ जाएगा, मनोबल में वृद्धि हो जाएगी, प्रबंधकीय डेवलपमेंट हो जाएगा और अधिकारी को जो संचालनीय कार्य है उनमें कमी आ जाएगी, इसलिए वो अन्य कार्यों में अपनी एनर्जी लगा सकेगा। प्रत्यायोजन का प्रकार बताओ, स्थायी प्रत्यायोजन और अस्थायी प्रत्यायोजन, पूर्ण प्रत्यायोजन, अपूर्ण प्रत्यायोजन, औपचारिक प्रत्यायोजन, अनौपचारिक प्रत्यायोजन, लिखित प्रत्यायोजन, मौखिक प्रत्यायोजन, प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन और अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन। अच्छा, प्रत्यायोजन की सीमाएं या सिद्धांत आपको पूछे तो इसका मतलब यह है कि साहब प्रत्यायोजन जब भी आप करेंगे तो प्रत्यायोजन करने वाले के साथ आपका परिणाम के आधार पर आप अपने कार्यों का निर्धारण करें कि कितना पावर आपको कितना प्रत्यायोजन करना है। दूसरा कि आदेश की एकता का सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तीसरा यह कि खुला संप्रेषण, ओपन कम्युनिकेशन उनके बीच में होना चाहिए और केवल क्रियात्मक रूप उत्तरदायित्व का स्थानांतरण किया जाना चाहिए, अन्य उत्तरदायित्व का स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्यायोजन में बाधा है, सीमाएं कौन कौन सी हैं भाई? उच्च अधिकारी के द्वारा कौन कौन सी बाधा उत्पन्न की जाती हैं, अधीनस्थ के द्वारा कौन सी बाधा उत्पन्न की जाती हैं और संगठनात्मक बाधाएं कौन सी हैं। उच्च अधिकारी जब प्रत्यायोजन कर देंगे तो कड़ा निरीक्षण आप पे ऊपर रखेंगे, उनकी जवाबदेहिता में कमी आएगी, विश्वास में कमी आती है, समन्वय का अभाव होता है, अधीनस्थों पर उनका विश्वास होता है उसकी कमी होती है। अधीनस्थ कौन कौन सी बाधा उत्पन्न करेंगे? उनमें योग्यता का पहला योग्यता का अभाव है, पर्याप्त ज्ञान में उनको प्रेरणा नहीं होती है, मोटिवेशन का अभाव रहता है, अपमान का भय रहता है। संगठनात्मक बाधाएं कौन सी हैं? कार्यात्मक प्रकृति ऐसी होती है कि कुछ कार्यों का प्रत्यायोजन संभव नहीं किया जा सकता। अच्छा, उत्तरदायित्व क्या होता है? प्रत्यायोजन के बाद में अब देखेंगे उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व का आप ऐसे समझ सकते हैं कि सत्ता आदेश देने की शक्ति है, वहीं उत्तरदायित्व पालन करने का कर्तव्य है। सत्ता व उत्तरदायित्व परस्पर जुड़ी अवधारणाएं हैं, सत्ता के बिना उत्तरदायित्व का वहन नहीं किया जा सकता। टेरी ने भी इसे परिभाषित करने की कोशिश की है, ये वर्ड आप यहाँ पे टेरी शब्द यहाँ पे जरूर लिख के आएंगे। उत्तरदायित्व कितने प्रकार का होता है? उत्तरदायित्व दो प्रकार का होता है, एक क्रियात्मक उत्तरदायित्व है, दूसरा संपूर्ण उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता में क्या अंतर है? उत्तरदायित्व व्यक्तिगत है, जवाबदेहिता बाध्यता है।
जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है तो उसकी वो उत्तरदायित्व तो पिलाना चाहिए, वो जवाबदेही नहीं है। जवाबदेहिता में बाध्यता होती है, उत्तरदायित्व में खुद की स्वीकृति होती है, जवाबदेहिता में आरोपित की जाती है। उत्तरदायित्व जो है इसका प्रत्यायोजन संभव है, जबकि जवाबदेहिता का प्रत्यायोजन आप नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। बात समझ में? इसके बाद में ये 2 टॉपिक आपके पूरे हो गए, लगभग 1 घंटे क्लास हो गई। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास है उसमें 4 यूनिट और है, उनका एक साथ और रिवीजन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।